नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले वीडियो में हमने इस एकांकी के पहले दृश्य को जो है बताया था, किस प्रकार से पहले दृश्य में इंदु जो है वो गुस्से में आकर अपनी जो छोटी बहू जो बेला है उसके बारे में शिकायतें करती है, ये हमने बात की थी। उसके बाद उसकी माँ यानी कि छोटी भाभी इंदु की माँ जो है वो रजवा नौकरानी के साथ प्रवेश करती है, तो रजवा भी जो है रोई हुई है और वो भी कहती है कि मैं बेला के यानी कि छोटी बहू यानी कि बेला के वहाँ काम नहीं करूँगी, यानी उसका काम नहीं करूँगी, भाभी आपका काम करूँगी, मगर इतने सालों से काम किया है फिर भी उसने मेरा अपमान किया। इस प्रकार से बातें चल रही होती है। तब मंजली बहू भी आती है और मंजली बहू कहती है कि हंसते हुए प्रवेश करती है और कहती है कि मैंने तो सुना तो वो परेश को भी डांट रही थी, उसने जो है दादाजी का नया फर्नीचर जो पहले बनाया गया था उसको भी निकाल दिया क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा, अपनी ही मनमानी करती है। ये सब बातें चल रही होती है। यहाँ तक फिर इंदु उसकी और बातें भी करती है कि जो है दादाजी ने उसको कपड़े धोने के लिए कहे थे, वो भी देखो किस प्रकार से पड़े रहे हैं, सड़ रहे हैं, मगर अभी तक उसने धोए नहीं, पता नहीं अपने को क्या समझ रही है। तो इन बातों से पहला दृश्य समाप्त होता है। इन बातों से प्रेक्षकों के मन में या एकांकी पढ़ने वाले पाठकों के मन में ये एक रहस्य पैदा होता है कि ये छोटी बहू बेला है कौन। मैंने आपको जब एकांकी की कथा वस्तु की शुरुआत की, तब जब मैंने मंच योजना की बात की थी, फिर थोड़ा पात्र परिचय दिया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार ये संयुक्त परिवार की कथा है। ये पूरी जो है संयुक्त परिवार की बात बताई गई है, जिसमें दादा मूलराज 72 वर्षीय है और वो जो है पूरे संयुक्त परिवार को एकजुट रखने के प्रयास कर रहे हैं, मगर इस परिवार में जो है कोई ना कोई संघर्ष पैदा होता है और वो संघर्ष कहीं ना कहीं बेला से जुड़ा हुआ है। बेला कौन है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो दादाजी है उनके 3 बेटे थे, यानी कि उसमें एक बेटा जो था वो महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए मारा गया, इसलिए उनको एक ज़मीन भी दी गई थी। उस ज़मीन का विकास उन्होंने किया और उसमें डेयरी फार्म बनवाया और इसी से दादाजी ने अपने 2 बेटे, एक बेटा तो मर गया मगर 2 बेटे और थे, उनको उसमें लगवा दिया, इसलिए रोजगारी तो आराम से चल रही थी। अब जो बेटा मर गया था उसकी विधवा पत्नी जो है, जिसको इस एकांकी में छोटी भाभी के नाम से पुकारा गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ध्यान रखना है छोटी बहू और छोटी भाभी में अंतर है। छोटी भाभी यानी कि दादाजी के बेटे की पत्नियाँ, वो भाभी के रूप में यहाँ परिचित किए गए हैं उन सब का नाम। और बहू का मतलब है जो दादाजी के पौत्र है, यानी कि बेटे के भी बेटे, उनकी बहुएं जो है, उनकी पत्नियां जो है वो है बहुएं के रूप में। तो भाभी और बहू जब मैं आपको कहूँ तो आपको ये विदित हो जाना चाहिए कि दादा के बेटे की पत्नी वो भाभी के नाम से यहाँ परिचित करवाए गए हैं और बहू यानी उन भाभी के बेटे के पत्नी, बेटी की पत्नी यानी कि दादा की पतोहू, पौत्र की बहू। ठीक है। अब मैंने आपको ये भी परिचय करवाया था कि किस प्रकार दादाजी वो 3 पुत्रवधू और 3 पतोहू यानी कि सभी के साथ एकजुट परिवार में रह रहे हैं। अब संघर्ष की बात जब आती है तब दादाजी का जो बेटा महायुद्ध में मारा गया था, उसकी पत्नी अपने ससुर के वहाँ यानी दादाजी के वहाँ रहती है, तो उसका बेटा परेश जो है वो तहसीलदार बना हुआ है और उसकी शादी एक लाहौर के अच्छे घराने के परिवार, प्रतिष्ठित वर्ग के परिवार की लड़की के साथ होती है और जिसका नाम है बेला। दूसरी बहुएं के नाम नहीं बताए गए और कोई भाभी के भी नाम नहीं इसमें दिए गए, क्योंकि संयुक्त परिवार बताना था, इसलिए पात्रों की संख्या तो अधिक बताई गई है इसमें, मगर 2-3 पात्रों के ही नाम इस एकांकी में बताए गए हैं। दादाजी जिनका नाम मूलराज है, उसका पौत्र परेश की पत्नी बेला और दादाजी का दूसरा बेटा कर्मचंद।
बस इन्हीं के परिवार में से इन्हीं के नाम बताए गए हैं। दूसरे भाशी, मल्लू, रजवा, नौकरानी, इन सब के नाम बताए गए हैं, मगर वो केवल गौण पात्रों के रूप में हैं। तो मुख्य पात्रों में दादा मूलराज और छोटी बहू बेला ही है, क्योंकि उन दोनों के बीच जो सामंजस्य स्थापित होता है, जो समझदारी की बात आती है, इसी से ये पूरी एकांकी रची गई है। तो छोटी बहू बेला जिस लाहौर के प्रतिष्ठित परिवार से आई हुई है परेश की पत्नी के रूप में, तो उससे सबको ऐतराज़ है, क्योंकि दूसरी जो बहू और बड़ी बहू वो सामान्य परिवार से आई हुई है, साक्षर भी इतनी नहीं है, यहाँ तक इंदू प्राइमरी तक पढ़ी हुई है परेश की बहन, तो इसको सब लोग बहुत शिक्षित लड़की मानते हैं। तो ये तो ग्रेजुएट होकर आई है बेला, तो ये तो बहुत पढ़ी लिखी हुई। तो एक प्रकार से उसका रहन सहन, उसकी एक प्राइवेसी, यानी जो भी वो अलग से अपने कमरे में रहती है, पढ़ती रहती है, सबसे एकदम से घुल मिलती नहीं है। तो इन सब से इन जो है बहुएं और दूसरी जो भाभियाँ हैं उनको परेशानी है। तो इसके बारे में ये बात बताई गई है। तो इंदू जो है परेश की बहन है, इसलिए बेला जो है उसकी भाई की पत्नी हुई, इसलिए इंदू अपनी भाभी से नाराज़ है, क्योंकि शिक्षण से लेकर सभी में जो है छोटी बहू बेला आगे है। और उससे भी बढ़कर यह है कि छोटी बहू जो है बात मुंह पर कह देती है, और किसी कारणवश उसने रजवा को तो निकाला है, मगर इंदू की भी बात वो शायद नहीं सुनती होगी। जो भी है उससे जो है परिवार के लोग थोड़े नाराज़ हैं। तो इन शिकायतों से पहले अंक का पहला दृश्य, यानी कि एक ही अंक है, एकांकी है तो एक अंक का पहला दृश्य समाप्त होता है, जिससे प्रेक्षक और पाठकों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि ये छोटी बहू है कौन और किस प्रकार उसका व्यवहार है, वो देखने के लिए जो है प्रेक्षक उत्सुक हो जाते हैं। तो रंगमंच पर अभी तक बेला और परेश या किसी का प्रवेश नहीं दिखाया गया। दादाजी का भी प्रवेश अभी पहले अंक में नहीं आया है, पहले दृश्य में नहीं आया है। तो पहले दृश्य में इन गौण पात्रों को बताने के बाद दूसरा दृश्य जो है शुरू होता है। अब दूसरा दृश्य जब शुरू होता है तब दूसरे दृश्य की शुरुआत में कर्मचंद जो है वो दादाजी के पैर दबा रहे हैं। यहाँ कोलाहल मचा हुआ है बच्चों का, और बच्चे जो है बरगद के पेड़ की जो सूखी डाली है उसको जो वो टूट गई है, तो उसको जो है एक तरफ मिट्टी में वो लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये है कि इससे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बनेगा। तो दादाजी इस जो है ऐसी बातों को देखकर, बच्चों की इस शरारत को देखकर हंसते भी है कि पेड़ से लगी डाली यदि सूख जाए और वो टूट जाए तो उससे कभी भी दूसरा पेड़ नहीं बनता। और कर्मचंद, हमारा जो परिवार है ये तो बरगद के पेड़ की तरह है। इस प्रकार से जब दादाजी बात करते हैं तब परेश को एकदम से जो है वो बात सूझती है कि वो अपने दादाजी को बात कहे, और वो कहता है कि दादाजी, आप कहते हैं कि हमारा परिवार बरगद के पेड़ की भांति है, मगर आपको पता नहीं है कि इसी पेड़ की एक डाली टूटने की कोशिश कर रही है। तब दादाजी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो कहता भी है कर्मचंद कि जो छोटी बहू आई हुई है यानी परेश की पत्नी, वो उसमें थोड़ा अहंकार हो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी कर्मचंद कहता है कि मैंने भी रजाई और थान अच्छे खरीद कर लाए और सभी बहुओं को दिए, मगर पता नहीं उसको पसंद नहीं आए तो उसने लिए नहीं। फिर 2-3 और उदाहरण भी देता है कर्मचंद कि आपका जो फर्नीचर आपने बहुत अच्छी मेहनत से बनवाया था, तो वो कहती है कि ये तो कितनी पुराने ज़माने का है, पुराने स्टाइल का है। इस प्रकार से वो फर्नीचर भी उसने निकाल दिया, और परेश की भी वो सुनती नहीं है। और मैंने सुना है कि परेश से वो बात कर रही थी कि इस परिवार से वो अलग होने की बात कर रही है। अब ये बात करके कर्मचंद चला जाता है और इसी में परेश का प्रवेश होता है। अब परेश जो है आता है और अपनी समस्या की बात करता है कि अब मैं क्या करूं, जो है जिस खानदान से, जिस परिवार से बेला आई हुई है वहाँ इस प्रकार का वातावरण है ही नहीं। वहाँ एक प्रकार से सभ्यता की बात होती है, हम लोग तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से खिल्ली मजाक उड़ाते हैं, सबकी बातें करते हैं, मगर बेला को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे शिक्षित परिवार की व्यक्ति है और ऐसे विभक्त परिवार से आई है, तो उसको वो जो है एकदम से घुल मिल नहीं सकती, और उसको लगता है कि उसके व्यवहार को, यानी कि वो जिस प्रकार से रहन सहन से अच्छी तरह से रहती है तो सब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो और सब लोग जो है बेला की निंदा भी करते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हम अलग हो जाए।
ये बात जब वो दादाजी से करता है तब दादाजी कहते हैं कि अलग होने की तो बात ही नहीं होती, ये तो बहुत बड़ी समस्या है बेटा, ऐसा मत करो तुम। मगर मैं इसका जो है निदान करता हूँ। अब हम यहाँ तक अगले वीडियो में आए थे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दादाजी की समझदारी की बात जो है वो इस घटना से प्रदर्शित होती है। वो कहते हैं परेश से कि बेटा बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, बड़प्पन बाह्य चीज़ नहीं है कि हम जिस प्रकार बताते थे कि नहीं हमें बाह्य रूप से उदार होना चाहिए, दिलदार होना चाहिए, मगर जब तक हम मन से उदार नहीं होंगे तब कुछ नहीं होगा। फिर वो परेश से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई इसका जो है समाधान कर दूंगा, क्योंकि अलग होना तो ये कोई समाधान है ही नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। फिर वो जो है रजवा नौकरानी जो है उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि पूरे परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ बुलाओ, परेश को छोड़कर और बेला जो है उसको छोड़कर, यानी बेला को मत बुलाना, उसके अलावा जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको बुला लाओ और मेरे सामने उपस्थित करो। तो यहाँ भी जो है दूसरा दृश्य जब शुरू होता है तो इसी दूसरे दृश्य में यहाँ भी प्रेक्षकों के मन में एक प्रकार की जिज्ञासा प्रवर्तित होती है कि ये जो दादाजी है उन्होंने सभी को क्यों बुलाया होगा और किस प्रकार से उन्होंने क्या बातें की होगी। तो यहाँ दादाजी की समझदारी और दीर्घ दृष्टि प्रदर्शित होती है। सभी परिवार के सदस्यों को वो बुलाते हैं और बात करते हैं और सबको कहते हैं कि देखिए, और वो कहते हैं कि जिस प्रकार कोई छोटा सा घाव हो और उसमें यदि मरहम न लगाया जाए तो वो इतना बड़ा नासुर हो जाता है कि फिर जो है उसे दूर करना बिल्कुल जो है योग्य, यानी कि दूर ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसी से कोई भी चीज़ यदि आपके सामने आ जाती है, आपको कोई परेशानी है, तो आप उसका निराकरण तुरंत कर दीजिए, वरना वो इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी कि आप फिर उसका निराकरण कर पाएंगे नहीं। जिस प्रकार खरोच को हम खुदेर करते हैं, उसमें कोई दवाई नहीं लगाते और उसमें कोई मरहम न लगाने के बावजूद भी हम उसकी दरकार नहीं रखते, तो फिर क्या होता है, वो बहुत बड़ा नासुर बन जाता है और उससे हो भी सकता है कि उस अंग को काटना भी पड़ा। तो इसीलिए दादाजी कहते हैं कि परिवार भी इसी प्रकार होता है। परिवार में यदि छोटी सी छोटी समस्या को भी हम प्रदर्शित नहीं करते, उसका निराकरण नहीं लाते, तो वो इतनी बड़ी समस्या हो जाती है और उससे फिर वो संयुक्त परिवार विभक्त हो सकता है। फिर वो सबको समझाते हैं कि आपको समझना चाहिए कि बेला इतने सालों से जब वो कंवारी रही थी तब वो ऐसे परिवार में घुल मिलकर बड़ी हुई है कि जहाँ एक अपना कमरा होता है, अपनी पढ़ाई की बात होती है, जहाँ फालतू चीज़ और हंसी मजाक को असभ्य माना जाता हो, जहाँ बहुत ही सभ्यता से बात होती हो, जहाँ रहन सहन एकदम अलग हो। अब वो इतने सालों से जहाँ पली बड़ी है, एकदम से इस घर में आई है, तो हो सकता है कि इस परिवार की इस रीति रिवाज में वो एकदम से न बैठ जाए। तो आप लोगों को उससे घृणा, नफरत या उसकी मजाक न करके उससे घुल मिलकर उसे अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो इंदू को भी कहते हैं कि इंदू, तुम्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारी भाभी तुमसे बड़ी है और शिक्षा में भी बहुत बड़ी है। आपको पता होना चाहिए कि वो इतनी शिक्षित और बुद्धिमान है कि वो ऐसी कोई हरकत करेगी ही नहीं जिससे कोई मूर्खता प्रकट हो। तो आप लोगों को उसके ज्ञान का लाभ लेना चाहिए और इंदू, तुम्हें तो खास लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। दूसरे बहुओं को भी कहते हैं कि चलो आप उनसे ज्ञानोपार्जन न कर सके, मगर उसके साथ घुल मिलकर रहकर धीरे धीरे उसको अपने रीति रिवाज और अपने वातावरण से आप जो है उसको उसके सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं उसके साथ। मगर आप इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से हंसेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, तो कोई भी स्त्री या कोई भी बहू जो है वो इस प्रकार से नहीं अलग होने की ही बात करेंगे। और फिर वो इंदू को भी समझाते हैं कि इंदू, तुम्हें तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि तुम अपनी भाभी के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती हो, अंग्रेजी भी पढ़ सकती हो। दूसरी बहू को भी कहते हैं कि हंसी मजाक भी एक जो है हमारे जो है स्वभाव का एक भाग है, वो
कोई बात नहीं, मगर जब बेला की बात है तो बेला के साथ बैठकर उससे अच्छी बातें कर कर उससे भी ज्ञान जो है उपार्जन हम कर सकते हैं। इस प्रकार से वो पूरे परिवार को कह देते हैं कि आप सभी को बेला से सामंजस्य स्थापित करना है। बेला तो इतने सालों के बाद एक नए वातावरण में आई है तो शायद वो ना कर पाए, मगर आप सभी को एक ही स्त्री के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। बेला को इतने सारे परिवार के अलग अलग सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। तो बेला के लिए तो कठिन है, मगर आप लोगों के लिए कठिन नहीं है। एक ही लड़की के लिए, एक ही बहू के लिए आपको थोड़ा परिवर्तित होना है और उसकी मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, उसको कोई काम भी नहीं देना है। मेरे कपड़े हो या जो भी कोई बात हो, आपको कोई भी काम उसे नहीं देना है। यदि वो सामने से भी कहे तो अभी उसको, यदि आगे की पढ़ाई करनी है तो उसको वो ध्यान देने दीजिए और उसको वो समय देने दीजिए। रजवा को भी कह देते हैं मैं बहुत ही सभ्यता से पेश आना है उसके साथ। इंदु को भी कह देते हैं और कह देते हैं कि यदि मुझे पता चला कि किसी ने भी बेला को थोड़ा सा भी परेशान किया या उसका दिल दुभाया तो समझ लेना कि मेरे से उनका नाता जो है वो टूट गया है। तो इस प्रकार एकांकी में जो दादा मूलराज है उनकी समझदारी, उनकी दीर्घ दृष्टि, यहाँ तक नए युग और नई पीढ़ी को जानने की एक प्रकार की जिज्ञासा, नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की उनकी एक प्रकार की निष्ठा, ये सब देखने को मिलती है। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि एक संयुक्त परिवार का बुजुर्ग जो रूढ़ि रिवाज और एक जड़ मान्यताओं से बंधा हुआ होता है, ज़्यादातर हम देखेंगे तो हर परिवार में आपके दादा दादी होंगे, आपके नाना नानी होंगे। तो मैं कभी कभी छात्राओं के साथ बातचीत भी करती हूँ, छात्राओं के साथ, तो वो कहते हैं कि हम ये करने के लिए तैयार होते हैं, मगर हमारे दादा या नाना जो है वो हमेशा मना कर देते कि नहीं, आपकी पीढ़ी के लोगों को तो पता नहीं होता कि ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके रिवाज या उनकी मान्यता थोड़ी जड़ होती है, क्योंकि वो हमारे से बहुत बड़े हैं। हो सकता है कि उनकी बातें सही भी होती है, मगर इस युग में जब वो नई पीढ़ी के लोगों को देखते हैं तो उससे सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण आज आधुनिक युग में विभक्त परिवार की समस्या पैदा हुई है। विभक्त परिवार की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण यही है कि बुजुर्ग जो लोग हैं, यानी कि पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो नई पीढ़ी के रीति रिवाज, उनके रहन सहन और उनके विचारों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, और इसीलिए नई पीढ़ी के लोग भी नहीं कर पाते उनसे, और इसीलिए दोनों विभक्त, यानी कि बेटा जो है वो अपने बाप से अलग हो जाता है, दादा से अलग हो जाता है। तो ये जो विभक्त परिवार की समस्या का समाधान एकांकिका ने दादा मूलराज से करवाया है कि किस प्रकार दादा मूलराज ने नई पीढ़ी की बेला जो है, शिक्षित परिवार की एक बहू जो है, उसके विचारों को, उसकी आदतों को समझने की कोशिश करते दिखाई दिया है, और किस प्रकार वो संयुक्त परिवार में उस बेला को भी किस प्रकार से संवेदनशील बनाकर उसका हृदय परिवर्तन करवाकर जो है इस परिवार को बनाए रखेंगे, ये भी हम आगे के दृश्य में देखेंगे। धन्यवाद।